जय हिंद फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे लक्ष्य 75 डेज के सीरीज में, इसमें कि हम लोग 15 क्वेश्चन करते हैं डेली। ठीक, चलिए तो फिर से आज हम क्वेश्चन लेकर आए। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से है, आवर्धन। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और अगर आवर्धन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। कहता है आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन करें। देखिए दोस्तों, आवर्धन किसे कहते हैं ये एक सवाल हो गया, और कहता है कि वर्णन करें, ये भी एक सवाल हो गया। लेकिन क्या होता है कि हम अगर आवर्धन का भी, एक होता है कि जैसे आवर्धन किसे कहते हैं हम लोग डायरेक्ट आवर्धन का परिभाषा दे देते हैं। अब थोड़ा सा कह दिया वर्णन करें तो थोड़ा आगे पीछे वाला बात भी कह देते हैं ना, तो हमारा एक नहीं कहते हैं सटीक आंसर हो गया। ठीक, अगर सिर्फ हम इसमें कह दें आवर्धन किसे कहते हैं, सिर्फ आवर्धन का परिभाषा दे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, कुछ और वर्णन कर दें और आगे पीछे का छोटा छोटा बात कह दे तो क्या हो जाएगा, इसका सटीक आंसर हम कह सकते हैं। ठीक, चलिए तो वही देखते हैं। तो आवर्धन किसे कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि आवर्धन एक तरह से कह सकते हैं कि प्रतिबिंब के बारे में बताता है, कह सकते हैं हमारा जो इमेज बनता है उसके बारे में बताता है। ठीक, तो चलिए, तो ठीक, तो कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या कहता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, और वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। हाइट ऑफ इमेज बेटे क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। और आवर्धन को m द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो हमारा क्या आ जाएगा, m बराबर हाइट ऑफ इमेज बेटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो उम्मीद है कि आवर्धन समझ में आ गया। चलिए देखते हैं और कुछ। कहता है समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। ठीक, हम लोग जानते हैं दोस्तों कि समतल दर्पण में क्या होता है, जितना ऊंचा आप उसके सामने वस्तु रखिएगा उतना ऊंचा ही क्या बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा। जितने दूरी पे आप दर्पण से, जितने दूरी से आप दर्पण, जितने दर्पण से जितने दूरी पे आप प्रतिबिंब रखिएगा उतना ही अंदर क्या बनाएगा, वो प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाता है, इसीलिए हमारा क्या होता है, समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, +1 होता है। चलिए दूसरा है उत्तल दर्पण का आवर्धन 1 से क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, 1 से छोटा होता है। किसका, उत्तल दर्पण का आवर्धन। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण क्या करता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और कैसा, छोटा बनाता है, आभासी और छोटा बनाता है। इसीलिए इसका क्या होता है, आवर्धन हमेशा 1 से कम ही होगा। ये ऑब्जेक्टिव में शायद पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तल दर्पण का आवर्धन कौन सा होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, m बराबर m क्या जाएगा, m<1। ठीक, तो मतलब 1 से छोटा होगा आवर्धन उत्तल दर्पण के लिए। दूसरा है अवतल दर्पण के का आवर्धन होता है। देखिए हम लोग खाली स्थान छोड़े हैं, इसका कारण क्या है, चलिए इसका कारण है दोस्तों कि आवर्धन पूछ रहा है किसका, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आप लोग जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है, और काल ये तो हो गया, और एक वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, प्रतिबिंब बनता, ये हो गया पहला पॉइंट कह सकते हैं। दूसरा क्या है, ये क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है और बड़ा और बराबर, छोटा बड़ा और बराबर। क्या करता है, ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है, छोटा बड़ा और बराबर बनाता है। जिस कारण से क्या होता है, इसका m का जो मान हो सकता है, m का मान कह सकते हैं कि m से छोटा भी हो सकता है, मतलब हाँ m से मतलब 1 से छोटा भी हो सकता है m का मान, क्या हो सकता है 1 से बड़ा भी हो सकता है m का मान, और 1 के बराबर भी हो सकता है m का मान। ये पॉसिबिलिटी है। ठीक, तो एग्जाम में आ जाए तो हम लोग वहां कर लेंगे। ठीक, समझे, ठीक, ये हो गया, क्योंकि ये क्या करता है, बड़ा बराबर बना देता है, जिस कारण से हम लोग का ये क्या हो जाए, पॉसिबिलिटी आ जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है गोल दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। हम लोग जानते हैं कि चिन्ह परिपाटी होता है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक, जिस तरह हम लोग मैथ में चतुर्थांश का प्रयोग करते हैं ना, उसी तरह हम लोग यहाँ क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इन सब चीजों को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। ठीक, जिससे कि सटीक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, चलिए तो पहले थोड़ा इसको फिगर बना ले, इधर फिगर आउट कर लें। देखिए ये हो गया, हम लोग जानते हैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक, चलिए इसको हम लोग एक्स डैश और वाई डैश मानते हैं। ठीक, ये हो गया। इसको हम लोग इस तरह देखें दोस्तों, इस तरह देखें तो ये क्या एक तरह से कह सकते हैं, ये दाईं ओर हो गया, ये हो गया दाईं ओर, दाईं ओर ये हो गया बाईं ओर, समझे? ये बाईं ओर हो गया और ये क्या हो गया, दाईं ओर। ठीक, और यहाँ हमारा क्या होता है, ध्रुव पी, पोल जिसको कहते हैं हम लोग, क्या होता है यहाँ, ध्रुव पोल पी, समझे? चलिए अब देखिए क्या कहता है, कहता है बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब बोले तो कोई वस्तु, बिंब बोले तो कोई वस्तु बोल रहा है, बिंब बोले तो कोई वस्तु बोल रहा है, हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ये दर्पण है और दर्पण का बाईं ओर ये है, तो कह रहा है दर्पण के इस ओर क्या रखा जाता है, हमेशा बिंब रखा जाता है। दर्पण के क्या होगा, बाईं ओर ही क्या रखा जाएगा, कोई भी वस्तु रखा जाएगा। पहला हो गया। दूसरा कहता है दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण में कोई भी दूरी मापना हो, फोकस की दूरी मापना हो, वक्रता केंद्र जानना हो, यह वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये सारी जानकारी निकालना तो हम लोग क्या करते हैं, ध्रुव से क्या करते हैं, ये सारी ध्रुव से दूरियां मापते हैं। ठीक, ये क्या कहता है, ध्रुव से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है। ध्रुव से अगर आप इस ओर की दूरियां जो भी मापेंगे वो क्या होगा, वो धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो दोस्तों, धनात्मक हो जाएगा। ध्रुव से दाईं ओर की जितनी भी दूरियां मापेंगे वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। दूसरा क्या है, देखिए ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है। बाईं ओर जितना भी आएंगे वो सारा का सारा दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, समझे? सीधा करने का मतलब है ध्रुव से अगर इस ओर चल दिए तो क्या हो गया, ऋणात्मक। अगर ध्रुव से इस ओर चल दिए तो क्या हो गया, धनात्मक। ठीक है दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट है, ध्रुव से ऊपर की ओर की मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती है और नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक। मतलब अगर ध्रुव से आप क्या कीजिएगा, ऊपर की ओर मापिएगा दूरी, कोई भी से लेते हैं, ऊपर की ओर चलिएगा तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक, और नीचे की ओर आइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक, उम्मीद है दोस्तों कि ये बात आपको समझ में आएगी। ठीक, और ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि एग्जाम में 2 नंबर में पूछा हुआ है। ठीक, चलिए, और इसको याद रखना उतना ही इजी है जितना इसका क्वेश्चन भारी लगता है। चलिए, ठीक, चलिए तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टी, कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका को सतहों को छुए बिना उसकी पहचान करें। कह रहा है उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच की पट्टिका, उसको बिना छुए आप बताइए कि इसमें से कौन सा, मतलब आपके सामने मान लिया जाए देख के बोल रहा है बताने, आप कैसे बताइएगा देख के, मतलब कि ऐसे तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर ऐसे छूने के लिए बोल दिया जाए तो हम लोग जानते हैं कि क्या करेंगे, बोलेंगे जो क्या होता है, कहेंगे ऐसे तो हम लोग कह देंगे कि क्या होता है, जो बीच में मोटा होता है किनारे पे पतला होता है उसको उत्तल लेंस कहते हैं, और जो क्या हो जाए, जो किनारे पे मोटा और बीच में पतला हो जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवतल लेंस कह देंगे। तो ऐसे कह देंगे, इसीलिए वो बोल रहा है कि आप उसको स्पर्श नहीं कीजिए। ठीक, अब तो चलिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पहले क्या करेंगे, एक कोई होता है जैसे प्रिंटेड जैसे कि प्रिंट आउट निकालते हैं, जो भी समझिए, एक अक्षर का लिखा हुआ लेंगे। इसे क्या करेंगे हम लोग, एक अक्षर लिखा हुआ लेंगे, इस पे हम लोग बारी बारी से रखेंगे। क्या करेंगे, बारी बारी से इस पर क्या करेंगे, मान लिया जाए इस टाइप का है तो बारी बारी इस पे रखेंगे। ठीक, उस अंक पे लिखे हुए छापे गए अंक पे हम क्या करेंगे, बारी बारी से हमें जो 3 वस्तुएं मिली है कह सकते हैं, उसको क्या करें, बारी बारी से रखेंगे, जिसमें सीधा और बड़ा। फिर देखिए एक बार पढ़ते हैं, कहता है
तीन नमूनों को छपाई के अक्षर, वही हो गया तीन नमूना, मान लेते हैं नमूना बोलिए उसको, वस्तु बोलिए, तीन नमूना को छपाई के अक्षर, क्या छपाई के अक्षर पे बारी बारी रखा जाता है। जिस तरह मान लीजिए ये अक्षर है तो इस पे क्या करेंगे, बारी बारी रखा जाता है। अगर आपका ये अक्षर, छपाई का अक्षर बड़ा व सीधा दिखाई दे तो हम लोग क्या मानेंगे, वो कौन सा लेंस है, वो उत्तल लेंस है। क्या है वो, उत्तल लेंस। हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस में क्या होता है, वस्तु से आकार का क्या बड़ा प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, अगर छपाई का अक्षर सीधा और छोटा दिखाई दे तो वो कौन सा हमारा होगा लेंस, अवतल लेंस होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस की प्रकृति है, उसमें कैसा ये छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, कहता है अगर छपाई का अक्षर सीधा और आकार में समान हो दिखाई पड़े तो वो क्या हो जाएगा, वृत्ताकार पट्टिका होगी। ठीक, अगर देखिए कह रहा है कि अगर वस्तु बड़ा और सीधा है तो उत्तल हो जाएगा, वस्तु छोटा और सीधा है तो अवतल हो जाएगा। अगर वस्तु क्या हो, समान आकार का हो, क्या हो, सीधा और समान आकार का हो तो उसको क्या कहेंगे, ये पट्टिका कह देंगे, क्या देंगे, वृत्ताकार पट्टिका, कांच की वृत्ताकार पट्टिका मानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है, कहता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में सचित्र अंतर स्पष्ट करें। कह रहा है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में चित्र के साथ अंतर स्पष्ट करें। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं, अंतर लिखने बोले चित्र के साथ बोले, चित्र के साथ बोल दिया तो और इजी हो गया। ठीक, चलिए पहला है, कहता है यह बीच में मोटा तथा किनारे पे पतला होता है। देखिए हम लोग अगर इस तरह बनाए, इस तरह बनाए, ये हमारा उत्तल लेंस है, तो देखिए बीच में मोटा है, ये बीच में क्या है, मोटा है, और किनारे पे क्या है, पतला है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, यह बीच में मोटा और किनारे पे क्या होता है, पतला होता है। ठीक, कौन सा, उत्तल लेंस। ठीक, कहता है इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, और इसमें वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए एक बार इसको देखें, ये हमारा ए बी वस्तु है। देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा छोटा, इससे क्या बड़ा ये प्रतिबिंब बना है, क्या है, इससे बड़ा प्रतिबिंब है। अब कह रहा है वास्तविक, तो ये क्या है, प्रतिबिंब जो बना ये हमारा क्या, इधर वास्तविक प्रतिबिंब ये कहलाता है इसमें। ठीक, चलिए उम्मीद है कि अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए ये तो हो गया उत्तल के लिए, अब अवतल के लिए देखते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे, अवतल का अंतर। कहता है फिर सेम सवाल है, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के लिए सचित्र अंतर स्पष्ट करें। तो अब हम लोग उत्तल लेंस को हम लोग देख रहे हैं, तो कहता है अवतल लेंस को देख रहे हैं। तो अवतल लेंस कहता है यह किनारे पे मोटा तथा बीच में पतला। देखिए किनारे पे क्या है, मोटा है, लेकिन बीच में क्या है, पतला है। ठीक, फिर कहता है इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें देखिए क्या, यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, हाँ ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो ये क्या सा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी बन रहा है। फिर कहता है इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, और देखिए इतना बड़ा वस्तु है, इतना छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, इसमें क्या होता है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ऐसे तो दो दो अंतर लिखते तो काफी था, क्योंकि चित्र भी था, लेकिन हम लोग क्या तीन तीन लाए ताकि अगर एक दो भूल भी जाए तो एग्जाम में मैनेज हो जाए। चलिए नेक्स्ट है हमारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोगों को बताएं। क्या कह रहा है, उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोगों को बताएं कि उत्तल लेंस का हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। ठीक, चलिए तो हमारा पहला हो जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के किस में, चश्मे में हम लोग करते हैं। वैसा व्यक्ति जिसको क्या होता है कि दूर का वस्तु दिखता है लेकिन नजदीक का वस्तु नहीं दिखता है, तो वैसे सब क्या करते हैं हम लोग, दादाजी लोग को क्या लगाते हैं हम लोग, क्या उत्तल लेंस लगा देते हैं, किसमें, चश्मा में। दूसरा है उत्तल लेंस का प्रयोग सब सरल सूक्ष्मदर्शी में करते हैं। दोस्तों सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें क्या होता है, कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है, तो उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। ठीक, चलिए इसके थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। जैसे ये उत्तल लेंस है, क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक, और कौन सा बोले, दीर्घ दृष्टि दोष, इसको हम लोग दूर दृष्टि दोष मानते हैं। चलिए दीर्घ बोलिए या दूर बोलिए, सेम बात। ठीक, दूर दृष्टि दोष। देखिए ये तीन शब्दों का है, एक दो और तीन शब्दों का, इसमें दो शब्दों का है। तो हम लोग याद रखते हैं कि दूर दृष्टि दोष का उपचार के लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं, ये दो शब्द है, इससे एक शब्द और बढ़ जाएंगे तो तीन शब्द बोला, ये हो गया। और दूसरा हम लोग लेते हैं अवतल, क्या, अवतल लेंस। और कौन सा निवारण होता है इससे, निकट दृष्टि दोष। देखिए ये चार शब्द, एक दो तीन चार शब्द हो गया।
ये 1 2 3 शब्द हो गया, तो 3 शब्द है इसका, तो इसके निवारण के लिए 1 शब्द और आगे बढ़ जाएंगे, मतलब 4 शब्द। तो इस तरह हम लोग याद करते हैं, ठीक, ये इस तरह याद करते हैं कि इसमें 2 अंक है तो इससे 1 अंक ज्यादा वाला क्या होगा, लेंस यूज करेंगे, और इसमें क्या है 3 अंक है तो इससे एक मतलब 3 शब्द है तो 1 शब्द ज्यादा वाला क्या करेंगे, लेंस यूज करेंगे। ठीक, तो उम्मीद करेंगे कि ये आपको काम आए एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट है श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे है कि ये श्वसन जो है, श्वसन और श्वासोच्छ्वास, देखिए श्वसन क्या है, एक कोशिकीय स्तर पे होने वाला कार्य है, कह सकते हैं। ठीक, क्या है, श्वसन एक कोशिकीय स्तर पे कार्य, ये भी उसी टाइप का, लेकिन श्वसन का एक पूर्ण प्रक्रिया है हमारे, जो कि पूर्णतः कह सकते हैं कोशिका स्तर पे होता है, लेकिन ये भी एक कह सकते हैं क्योंकि ये हमारा क्या फेफड़ा में कोशिका था, वहां इसका भूमिका। चलिए देख लेते हैं, श्वसन को देख लेते हैं पहले। श्वसन किसको कहते हैं, कहते हैं बाह्य वातावरण से, किसको, बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को पकड़ के, मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करके क्या करते हैं हम लोग, फेफड़ा तक ले जाते हैं। फेफड़ा से फिर क्या होता है, ऑक्सीजन को क्या हमारे पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। ठीक, और वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कोशिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, तब हमारा क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। लेकिन श्वासोच्छ्वास में क्या होता है, श्वासोच्छ्वास में 2 प्रक्रिया होती है, एक होता है प्रश्वास, क्या होता है, एक प्रश्वास और एक होता है उच्छ्वास। प्रश्वास किसको कहते हैं, प्रश्वास कहते हैं दोस्तों बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को फेफड़ा तक ले जाना, प्रश्वास कहलाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, वहां से जो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि कोशिकीय ईंधन के रूप में जब यहाँ उपयोग होता है ऑक्सीजन का, तो वहां जलता है तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है, जो कि रक्त कहाँ लेके आ जाता है, फिर इसको फेफड़ा में लेके आ जाता है। कहाँ जाता है, फेफड़ा में। तो ये फेफड़ा से क्या होता है, फेफड़ा से फिर इसको क्या किया जाता है, फेफड़ा इसको बाहर कर देता है। तो ये जो कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को जो बाहर करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उच्छ्वास कहते हैं। तो स्वच्छ प्रश्वास और उच्छ्वास के प्रक्रिया को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक, चलिए अब थोड़ा जो है देख लें। फिर देखिए, कहता है श्वसन एक जैव प्रक्रम है। श्वसन एक क्या है, जैव प्रक्रम, मतलब कह सकते हैं जीवों में होने वाली क्या है, क्रियाएं हैं। ठीक, जैव प्रक्रम है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं तक पहुंचा जाता है। हम बताएं कि बाहर से ऑक्सीजन को क्या ग्रहण करके कोशिका तक पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन, क्या कहते हैं, कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज के रूप में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप जैव ऊर्जा ATP का निर्माण होता है। दोस्तों, तो ये भी पूछता है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछ लेता है कि कोशिकीय ईंधन के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये हो गया क्या, श्वसन। दूसरा कहता है श्वासोच्छ्वास क्या है, कहता है श्वसन की 2 अवस्थाएं, प्रश्वास और उच्छ्वास को सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास कहलाती है। ये श्वासोच्छ्वास कहलाती है, कहने का मतलब ये ऑक्सीजन युक्त वायु को फेफड़ा में लाना, प्रश्वास, तथा इसके विपरीत कार्बन चलिए ठीक, तो उसके विपरीत क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को फेफड़ा से बाहर निकालना क्या कहलाएगा, उच्छ्वास कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक, ये क्या है, श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का कोशिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग कर देते हैं। और दूसरा क्या, उच्छ्वास क्या करता है, ऑक्सीजन को वातावरण से फेफड़ा तक ले जाना और फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ठीक, चलिए देखें, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त और लसिका में क्या अंतर है। क्या है, रक्त और लसिका में क्या अंतर है, तो हम कहते हैं रक्त और लसिका में निम्नलिखित अंतर है। ठीक, देखिए रक्त, कहता है रक्त एक लाल रंग का क्षारीय तरल संयोजी उत्तक है। देखिए रक्त लाल रंग का होता है, तरल मतलब क्या होता है, कह सकते हैं द्रव। ठीक, वो हो गया। और कहते हैं क्षारीय, रक्त को जब ऐसे चुमिएगा तो कैसा आएगा, क्षार के जैसा लगेगा। ठीक, और दूसरा तरल संयोजी उत्तक, इसको हम लोग संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं, तो जान लें कि ये क्या कहता है, पूरे शरीर को कनेक्ट करता है। कौन, रक्त, ब्रेन का पैर तक जाएगा रक्त, पैर का रक्त ब्रेन तक आएगा, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको संयोजी उत्तक कहते हैं। ठीक, देखिए फिर कहता है जिसके मुख्य घटक, ये बताते कि रक्त क्या कहेंगे, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसका प्रकृति क्षारीय होता है। ठीक, तो और कुछ कह देते हैं, तो जिसका मुख्य घटक प्लाज्मा है, रक्त कोशिका है, श्वेत रक्त कोशिका है एवं रक्त पट्टिकाणु। तो ये तो हो गया कि रक्त का भाग कह सकते हैं। ठीक,
तो ये होता है रक्त का द्रव भाग और ये तीन हो गया कह सकते हैं ठोस भाग। ठीक, चलिए एक बार रक्त का फिर कहता है लसिका क्या है, लसिका कहता है लसिका श्वेत संवहनी संयोजी उत्तक है। ये भी क्या है श्वेत संवहनी संयोजी उत्तक है। कहता है उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित श्वेत रक्त कोशिका सहित रुधिर प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। ठीक, इसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाए थे। देखिए दोस्तों क्या होता है हम लोगों की जहाँ ये क्या होती है शिराएं धमनी बढ़ती है तो क्या हो जाता है ये बनाता है केशिकाएं बनाता है। तो केशिकाएं में जब वहां सारा रक्त जब होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी और ये प्लाज्मा वगैरह जाता है तो वहां डब्ल्यूबीसी तो ऐसे निकल जाता है, लेकिन ये प्लाज्मा इधर गया प्लाज्मा और ये डब्ल्यूबीसी वहां फंस जाता है। क्या होता है कह सकते हैं उत्तक के गहराइयों में फंस जाता है, लेकिन वहां से डब्ल्यूबीसी निकलता है वो फंस जाता है। आरबीसी कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी और क्या प्लाज्मा फंस जाता है। उस फंसे हुए रक्त को ही हम लोग क्या कहते हैं जैसे ये लसिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस तरह की हम लोग क्या कहते हैं बाढ़ पीड़ित में पानी आया किधरों मतलब एक खड्डा में जम गया तो हम कहते हैं उसको ढब्बा, लेकिन वो पानी कहाँ का रहता है गंगा जी का तनी को पानी मिल गया हम पूरा इसको गंगा जी समझ लेते हैं। उसी तरह ये है क्या होता है कि जब ये केशिकाओं में जब रक्त का प्रवाह होता है तो वहां से डब्ल्यूबीसी निकल जाता है हाँ आरबीसी साफ सुथरा निकलता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी और लसिका उसमें फंस जाता है। फंसे हुए रक्त को ही हम लोग क्या कहते हैं लसिका। वही कह रहा है कि प्लाज्मा और रक्त श्वेत रक्त कोशिका रहता है, लेकिन क्या होता है इसमें और लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों देखिए शॉर्टकट में समझें। ठीक, शॉर्टकट में इसको समझें तो यहाँ हमारा क्या बनता है ये कह सकते हैं एल्वियोली बनता है। क्या एल्वियोली बनता है। तो यही क्या होता है हमारे रक्त का आदान प्रदान कह सकते हैं। ठीक, क्या होता है रक्त का आदान प्रदान। तो यही क्या होता है यहाँ कह सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन तो हमारा बाहर से आया, इधर से कह सकते हैं ऑक्सीजन आया और यहाँ हमारा क्या रक्त रहता है और रक्त में हम लोग जानते हैं क्या रहता है हीमोग्लोबिन। क्या रहता है हीमोग्लोबिन रहता है। ठीक, हीमोग्लोबिन। और आपको बता दें कि रक्त के हीमोग्लोबिन के पास ही ऐसा क्षमता है जो कि रक्त ऑक्सीजन को क्या करे पकड़ सके कैच कर सके। ठीक, तो अब क्या करता है ये हीमोग्लोबिन रक्त के साथ अपना अभिक्रिया करता है संयोग करता है और रक्त और ऑक्सीजन के इस मिले हुए भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्या है मिला हुआ है, तभी इसको हम लोग क्या कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, चलिए तो देखें क्या लिखा तो वायु कोष्ठ यह वायु कोष्ठ में स्थित रक्त के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न भागों पर तो यही क्या होता है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के ही हमारा ऑक्सीजन क्या होता है शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, कुछ नहीं है ये एल्वियोली में कह सकते हैं ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर क्या बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये हमारे पूरे शरीर में जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं फेफड़ा में जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर। क्या कह रहा है जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर बोल रहा है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कहता है जाइलम तथा फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर। कहता है जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। क्या होती है जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, वही फ्लोएम की कोशिकाएं क्या होती है जीवित होती है। फिर कहता है यह जल तथा घुलित खनिज लवण यह जल तथा घुलित खनिज लवण का क्या करता है स्थानांतरण करता है, लेकिन यह क्या करता है खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है। ठीक, ये पूछता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण कौन सी कोशिका करती है तो फ्लोएम जो कि क्या होती है जीवित कोशिका होती है और ये क्या होती है मृत कोशिका, इसलिए जल और घुलित खनिज लवण। फिर कहता है इसमें जल एवं घुलित खनिज लवण का बहाव ऊपर की ओर होता है। क्या होता है पेड़ पौधों में जड़ से ऊपर की ओर होता है, लेकिन ये क्या कहते हैं फ्लोएम इसमें क्या होता है दोनों दिशाओं में ऊपर एवं नीचे दोनों ओर होती है किसमें फ्लोएम में। ठीक, तो इसमें कुछ विशेष है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कहता है रक्त के दो कार्य लिखें। रक्त का कितना दो कार्य पूछा, ये तो थोड़ा इजी है कह सकते हैं। चलिए तो कहता है रक्त के दो कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कहला ऑक्सीजन का परिवहन। हम बताएं अभी कि फेफड़ा में क्या करता है देखिए
हम बताए ना कि फेफड़ों में क्या करता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है, मिल के क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। और ये क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। तो ठीक, तो कह सकते हैं ये क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त ऑक्सीजन का परिवहन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पूरे शरीर में करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के क्या करता है, पूरे शरीर में पहुंचाता है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन करने में। आप सोच नहीं सकते हैं कि हमारा जो रक्त है वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या करता है, परिवहन करता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो उत्तकों के कोशिकीय श्वसन के दौरान बने CO2, हम बताएं अभी कि जब हमारा क्या होता है, कोशिकीय ईंधन के रूप में हम लोग ग्लूकोज को जब जलाता है हमारा कोशिका, तो वहाँ क्या बनाता है, वहाँ क्या बनता है, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना भी तो होता है, नहीं देखते हैं कभी कभी शरीर चुनचुनाने जैसे अचानक से कुछ अजीब फील होता है, तो उन सब ये सब कारण है। तो ठीक, तो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से लाना होता है। तो वही कहता है कि CO2 रुधिर के हीमोग्लोबिन मतलब रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जिस तरह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है उसी तरह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं एवं फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। क्या करते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना के वो कहाँ पहुंच जाते हैं, फेफड़ों में। फिर फेफड़ों में वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा, ऑक्सीजन को पकड़ेगा, फिर जाएगा। ठीक, चलिए समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ओह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, तो थैंक यू। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कहीं भी त्रुटि कोई दिखे दोस्तों तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उसमें क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, उस पर काम करेंगे। ठीक, चलिए जय हिंद।